हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विद्या आराधना एकेडमी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में। यहाँ पर हम और आप मिल करके कोशिश करेंगे अपने प्रिपरेशन को नीट के एग्जाम के साथ एग्जैक्टली रेजोनेट कर सकें। इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स सब्जेक्ट के सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर में पिछले 5 साल में पूछे हुए क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो जब मैं देख रहा था कि वो क्या सवाल हैं जो कि पूछे गए थे पिछले 5 साल में, मैंने ये पाया कि 2 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि कैलकुलेशन बेस्ड थे और आपके मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड थे, ठीक। और उसके अलावा बाकी जो क्वेश्चंस पूछे हुए थे उन सब में सिंपल हार्मोनिक मोशन के कंसेप्ट्स को आप बिल्कुल अच्छे से समझते हैं कि नहीं और याद रखते हैं कि नहीं, इन दोनों फैक्टर्स पर डिपेंडेंट थे। तो हमें ओवरऑल समरी ये मिलता है इस वीडियो के डिस्कशन से, जो मैं पहले ही बता दे रहा हूं आपको कि बच्चों कंसेप्ट्स को आपको समझना तो होगा ही, साथ में याद भी रखना होगा, ठीक। और जितने इक्वेशंस हैं उनको तो रटे रहो बिल्कुल से, क्योंकि एन वक्त पर आप इक्वेशंस को डिराइव नहीं कर पाएंगे। तो इन बातों के साथ मैं शुरुआत कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। और जो मैं बोला ना कि थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन में सबसे पहला ही क्वेश्चन आता है, ठीक। और पहले क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं, एक बार जरा पढ़ो तो सही पहले सवाल को कि आखिर है क्या। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इज गिवन बाय y इक्वल्स टू a नॉट a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t, ठीक। देन एम्पलीट्यूड ऑफ इट्स ऑसिलेशन इज गिवन बाय, अब यहां पर जरा हम लोग बात करें कि y इक्वल्स टू, अगर लिखा हुआ होता, इस क्वेश्चन के बारे में जस्ट मैं बात करूंगा लेकिन कुछ बातों को सुन लो अलग से। y इक्वल्स टू अगर लिखा हुआ रहता है 3 सेंटीमीटर एंड देन मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ ओमेगा टी, हाउ मच इज द एम्पलीट्यूड? 3 सेंटीमीटर इज द एम्पलीट्यूड, राइट। आई होप मुझे यह समझाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अगर y इक्वल्स टू लिखा हुआ रहता है 2 प्लस 3 सेंटीमीटर, ये मतलब 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर इंटू साइन ओमेगा टी। तो ऐसी हालत में एम्पलीट्यूड कैसे समझोगे? इस हालत में एम्पलीट्यूड को कैसे समझोगे? अगर कोई एक पार्टिकल इस इक्वेशन के मुताबिक मूव करता है तो एम्पलीट्यूड को कैसे आप समझेंगे? इस इक्वेशन का मतलब जानते हो क्या है? इस इक्वेशन का मतलब है 2 सेंटीमीटर फिक्स नंबर और उसमें कभी कोई चीज ऐड हो रहा है, दिस एंटायर थिंग इज गेटिंग एडेड इन 2 सेंटीमीटर, समटाइम्स गेटिंग सब्ट्रैक्टेड, समटाइम्स गेटिंग एडेड। वाई सो? क्योंकि साइन ओमेगा टी फ्लक्चुएट करता है। साइन ओमेगा टी टी के बीतने के साथ, टाइम के बीतने के साथ, साइन ओमेगा टी कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। तो इस कारण से ये कभी 3 सेंटीमीटर कभी -3 सेंटीमीटर, कभी 3 सेंटीमीटर कभी -3 सेंटीमीटर। तो ओवरऑल बात ये मैं कहना चाहता हूं कि अगर ये y एक्सिस है और ये y इक्वल्स टू 0 है तो ये इक्वेशन जानते हो क्या रिप्रेजेंट कर रहा? y इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर से कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, और कितना ज्यादा कितना कम, कितना ज्यादा कितना कम, 3 सेंटीमीटर ज्यादा 3 सेंटीमीटर कम। तो इस हालत में एम्पलीट्यूड आप क्या बताएंगे? इस इक्वेशन के मुताबिक चलने वाले पार्टिकल के लिए एम्पलीट्यूड 3 सेंटीमीटर ही है। अब एज्यूम करते हुए इतनी सारी बातों को आप एकदम अच्छे से समझते हैं, मैं इस क्वेश्चन पर अब फोकस करता हूं। देखो, क्वेश्चन के मुताबिक एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा होगा, y इक्वल्स टू a नॉट प्लस a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी के इक्वेशन के मुताबिक। तो ऐसे में आप इतनी बात को समझते रहिए कि इस कांस्टेंट का एम्पलीट्यूड में कोई रोल नहीं है। जस्ट लाइक थोड़े देर समय पहले मैं लिखा था 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर इंटू साइन ओमेगा टी। खैर, इसके बाद ये जो क्वांटिटी लिखा है ना पूरा कंप्लीट, इसको हम लोग एक साथ कंबाइन कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के एक सिंपल से रिजल्ट से। कैसे, उसके बारे में अलग से बात कर रहा हूं, सुनो।
साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना 1, कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना 1, लेकिन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 2, गलत, 2 नहीं होता है। यही तो इंटरेस्टिंग चीज है। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1, कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू भी 1, लेकिन दोनों के सम का मैक्सिमम वैल्यू 2 नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस वक्त साइन थीटा 1 होता है उस वक्त थीटा होता है 90 डिग्री, और उसी वक्त कॉस थीटा मैक्सिमम नहीं होता। जिस वक्त एक क्वांटिटी मैक्सिमम है उसी वक्त दूसरी क्वांटिटी मैक्सिमम नहीं होने के वजह से इन दोनों का मैक्सिमम वैल्यू 1 + 1 नहीं होगा। कैसे आखिर पता चलेगा इन दोनों का मैक्सिमम वैल्यू? उसको पता करने का एक स्टैंडर्ड मैथमेटिकल तरीका है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया जाता है पूरे एक्सप्रेशन को, और इतनी पूरी चीज को हम लोग समझते हैं जैसे साइन थीटा इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस थीटा इंटू साइन 45 डिग्री, एंड दिस एंटायर टर्म इनसाइड ब्रैकेट टर्न्स आउट टू बी इक्वल टू साइन ऑफ थीटा प्लस 45 डिग्रीज, और साथ में √2 तो बाहर लिखा ही था। ऐसा किया क्यों? इस बात को समझने के लिए कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। इसका मैक्सिमम वैल्यू समझना अब बहुत आसान हो गया। साइन में जो कुछ भी लिखा है उसका मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होगा। फ्रंट में यहां पर √2 अगर लिखा है तो √2 ही मैक्सिमम वैल्यू बना। तो आखिर ये सारी चीजों को मैं क्यों बता रहा हूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए? ताकि आप आसानी से मेरे तरफ से किए जाने वाले कैलकुलेशंस को समझ सकें। y = दोबारा से लिख रहा हूं मैं a0 प्लस, देखिएगा ध्यान से, a² + b², और ब्रैकेट के अंदर a डिवाइडेड बाई √a² + b² sin ωt प्लस b डिवाइडेड बाई, यहां पर cos ωt लिखा हूं, डिवाइडेड बाई √a² + b²। मैं किया क्या? इस पुराने इक्वेशन से यहां तक पहुंचने के लिए मैंने किया क्या? मैंने सिर्फ √a² + b² से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, वो भी इतने से हिस्से में। क्यों किया ऐसा? एक सिंपल सा ट्रिक है ये कि इसको समझिए आप cos अल्फा, तो ये ऑटोमेटिकली बन जाता है फिर sin अल्फा, एंड बिकॉज ऑफ विच दिस फाइनल इक्वेशन सिंप्लीफाइज इनटू a0 प्लस √a² + b² and then to be multiplied by sin of ωt प्लस कोई तो एक एंगल है अल्फा, क्योंकि इसे ही मैं मान लिया हूं cos अल्फा अगर, तो दिस टर्न्स आउट टू बी sin अल्फा। बच्चों, आपके मन में यह क्वेश्चन जरूर होगा कि क्या इतना डिटेल में हमें सॉल्व करना पड़ेगा? नहीं, ये तो मैं आपको समझाने के लिए इतना एक्सप्लेन कर रहा हूं। जब आप खुद से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, आपको कई बातों को इस्तेमाल करना पड़ेगा अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से। क्या है वो बातें? कि भाई फ्रंट में ऐड करते हुए कुछ अगर लिख दिया जाता है, एम्पलीट्यूड को फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, इस तरह के एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने का यही बेस्ट तरीका है। यहां तक आप डायरेक्ट एक सिंगल स्टेप में पहुंच सकते हैं अगर आपके पास प्रायर एक्सपीरियंस है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तो। ठीक, और इस इक्वेशन को देख के बताया जा सकता है कि a0 में कभी ये टर्म ऐड हो रहा है, कभी सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कभी ऐड हो रहा है, कभी सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और जो भी ऐड सब्ट्रैक्ट होता है वही तो एम्पलीट्यूड होता है। तो यानी √a² + b² ही मौजूद यहां पर एम्पलीट्यूड है। आई होप क्लियर हूं मैं। क्या यह क्वेश्चन तुरंत से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन था? डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पर। अगर आप sin थीटा प्लस cos थीटा को अच्छे से समझे हुए हैं, हैंडल किए हुए हैं, तो इस क्वेश्चन में मैक्सिमम आपको 30 से 40 सेकेंड्स लगेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, उससे ज्यादा नहीं। ठीक, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन है, डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल अंडरगोइंग SHM कितना होता है? माना कि ये अगर एक्स एक्सिस है, ऑब्वियसली पीछे की तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस, और यहां पर
अगर मैं पार्टिकल को रिप्रेजेंट करूं आगे और पीछे x इक्वल्स टू 0 के अबाउट जाते हुए में, ये एक पार्टिकल, ठीक, ये पार्टिकल क्या करता है, आगे जाता है a डिस्टेंस, उसके बाद फिर पीछे आता है अगेन a डिस्टेंस, उसके बाद और पीछे जाता है a डिस्टेंस, और उसके बाद फाइनली फिर से मीन पोजीशन पर पहुंचता है। तभी तो कहा जाएगा ना कि एक साइकिल कंप्लीट हुआ। तो a डिस्टेंस आगे जाना, पीछे जाना, फिर पीछे जाना, फिर आगे जाना। तो कुल मिला करके डिस्प्लेसमेंट 0 जरूर है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्प्लेसमेंट 0 जरूर है, लेकिन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड यहां पर a 4a के बराबर, इसलिए 4a। आई होप क्लियर हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। अगेन देखने में एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन, लेकिन अगर आप थोड़ी सी चालाकी का इस्तेमाल करेंगे तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को बड़े आसानी से सॉल्व कर पा रहे होंगे एग्जामिनेशन हॉल में। समझो क्या पूछा जा रहा है सवाल में, वो क्या चाहते हैं कि आप समझते रहें। द रेडियस ऑफ अ सर्किल, टाइम पीरियड, इनिशियल पोजीशन, सेंस ऑफ रिवॉल्यूशन आर इंडिकेटेड इन द फिगर। ये रहा फिगर, ठीक। इस फिगर में बताया गया कि शुरुआत में पार्टिकल यहां पर है और यह पार्टिकल लगातार कर रहा है। देखें, मैं एक नया ही डायग्राम ड्रॉ कर दिया। पार्टिकल है यहां पर और यह पार्टिकल लगातार इस प्रकार से कर रहा है सर्कुलर मोशन, ठीक। यह सर्कुलर मोशन आगे कंटिन्यू करेगा ऐसे। फिर पूछा क्या जा रहा, द y कंपोनेंट ऑफ रेडियस वेक्टर ऑफ रोटेटिंग पार्टिकल। आपको यह जानकारी होगी सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर से कि सर्कुलर मोशन का कोई भी एक प्रोजेक्शन अगर देखा जाए तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के जैसा ही इक्वेशन देता है, ठीक। लेकिन हम लोग इस तरह के किसी भी जानकारी का इस्तेमाल किए बिना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। जब कभी इस तरह के अलग अलग इक्वेशंस नजर आने लगे, बड़े बड़े इक्वेशंस नजर आने लगे, कोशिश ये करना चाहिए कि हम लोग इक्वेशंस को ढूंढने के बजाय या डिराइव करने के बजाय इन चारों इक्वेशंस में से समझें कि कौन सा वाला इक्वेशन सही है। ऐसे में आप फायदे में रहेंगे, कम समय लगेगा, गलती होने के चांसेस भी घट जाएंगे, ठीक। तो कोशिश करते हैं। शुरुआत में पार्टिकल चूंकि यहां पर है, इस वजह से एट टाइम t इक्वल्स टू 0 y मस्ट बी इक्वल टू, y कोऑर्डिनेट ये कितना है, एम्पलीट्यूड के बराबर, जो कि है, लिखा है क्या, हाँ 3 मीटर। y शुड बी इक्वल टू 3 मीटर। रेडियस दिया है ना सर्किल का 3 मीटर। तो आप चारों ऑप्शंस में सेट करके देखिए, t इक्वल्स टू 0 सेकेंड्स पर देखे जाने पर कौन सा ऐसा ऑप्शन हमें y कोऑर्डिनेट का वैल्यू 3 के बराबर दे रहा है। भाई t का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करो, 3 इसमें आ तो रहा है, इसमें t का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करो, y का वैल्यू तो -3 आ रहा है, जो कि गलत है। सी ऑप्शन, साइन दिया हुआ है, t का वैल्यू 0 सेट करते ही साइन वाला टर्म 0 हो जाएगा, यह भी गलत है। t का वैल्यू 0 सेट करो, इसमें भी 3 का वैल्यू आ तो रहा है जरूर। अब आखिर इन दो ऑप्शंस में क्या फर्क है, कॉस के आर्ग्यूमेंट, यानी जो ओमेगा टी हुआ करता था उसका फर्क है, ठीक। ओमेगा, इसमें ओमेगा माना गया π/2, इसमें माना गया है 3π/2। चलो चेक कर लेते हैं ओमेगा कितना। ओमेगा मतलब होता है 2π डिवाइडेड बाई कैपिटल T, जो कि है 4 सेकेंड्स। तो ओमेगा का वैल्यू π/2 आ रहा है ना, इसका मतलब यह हुआ कि यह ऑप्शन भी गलत है। 3π/2 है नहीं ओमेगा का वैल्यू, यही है आंसर हमारा। सर्कुलर मोशन के दौरान जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, सर्कुलर मोशन के दौरान जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, उसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ सिंपल हार्मोनिक मोशन भी हो रहा होता है उस सर्किल के प्रोजेक्शन में। आई होप समझे मेरी बात को। और इस बात को आप याद रखें बच्चों, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन थोड़े ना पूछा जाएगा। बात यह है यहां पर कि आप इस ट्रिक को समझिए कि जब कभी आपको इक्वेशंस डिराइव करने के लिए कहा जाए तो इट इज मच बेटर एंड इवन रिकमेंडेड कि आप 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस को रिजेक्ट कर दें। रिजेक्शन के फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। खैर, क्वेश्चन नंबर 5, द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन। बच्चों
सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो ये है कि पार्टिकल मस्ट मूव इन स्ट्रेट लाइन सच दैट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये इक्वेशन में ही आंसर छिपा हुआ है। समझो कैसे? ओमेगा स्क्वायर के पॉजिटिव होने की गारंटी है, दिस मस्ट रिमेन पॉजिटिव, राइट? तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर x भी पॉजिटिव हो गया तो a नेगेटिव होगा, और अगर x खुद नेगेटिव हो गया तो a का वैल्यू पॉजिटिव। कहने का मतलब इस तरह का फ्लक्चुएशन है। देखो, एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो, और डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव हुआ एक्सेलरेशन नेगेटिव। तो इस तरह से फ्लक्चुएशन हो रहा है एक्सेलरेशन में और डिस्प्लेसमेंट में। एक अगर पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, एक अगर जीरो दूसरा भी जीरो, लेकिन अपोजिट डायरेक्शंस में जा रहे हैं वैल्यूज इनके। इसी को तो कहते हैं फेज डिफरेंस पाई का होना। यही कहलाता है फेज डिफरेंस पाई। अगर आप और अच्छे से समझने की कोशिश करो, छोड़ो ना उस बात को, हम लोग अभी क्लासरूम में थोड़े ना हैं, हम लोग तो बस ये सीख रहे हैं कि किस तरह से एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हाँ, सॉल्व करने का ये भी अप्रोच हो सकता है कि x इक्वल्स टू लिखा जाए a sin ओमेगा t, उसके बाद उसको दो बार डिफरेंशिएशन करके एक्सेलरेशन के लिए एक इक्वेशन डेवलप करें, और उस एक्सेलरेशन और उस पोजीशन के इक्वेशंस में से फेज का डिफरेंस को काउंट करें। उसे भी आंसर पाई ही आएगा। लेकिन अगर आप पाई के फेज डिफरेंस को समझते हैं, इसे कहते हैं पाई का फेज डिफरेंस। अच्छा, जीरो का फेज डिफरेंस किसे कहते हैं? जीरो का फेज डिफरेंस ये है। इस तरह के दोनों अलग अलग फ्लक्चुएशंस के बीच में जीरो का फेज डिफरेंस है। आखिर एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट आपस में माइनस से कनेक्टेड होने के वजह से पाई का फेज डिफरेंस होना चाहिए आपस में इनमें। आई होप क्लियर हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। लिखा है एवरेज वेलोसिटी। बच्चों ध्यान देना, ये वेलोसिटी लिखा है। एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, जैसा कि अभी हम लोग डायग्राम में देखे भी थे। अगर ये x इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट कर रहा और एक पार्टिकल इस तरह से जाए, फिर वापस आए, फिर मीन पोजीशन पर पहुंचे, दिस इज द कंप्लीट सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक कंप्लीट साइकिल को मैं रिप्रेजेंट करूं अगर, तो जहां से पार्टिकल चलना शुरू करेगा वहीं पर तो दोबारा से पहुंच जाएगा। होगा कि नहीं ऐसा? इस कारण से टोटल डिस्प्लेसमेंट ही जब 0 है तो किस बात का एवरेज वेलोसिटी? फिर मतलब फाइनल आंसर हमारे पास 0। क्यों 0 एवरेज वेलोसिटी? क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होता है एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन या कंप्लीट वाइब्रेशन में। आई होप क्लियर हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, मैं आपको बोला था ना कि दो क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेटिव हैं। ये भी थोड़ा सा कैलकुलेशन पर आधारित क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको पुराने रिजल्ट्स याद रहेंगे ना तो आप तुरंत से बिल्कुल क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे होगे। कैलकुलेशन करते समय बहुत ज्यादा हेल्प करता है कॉन्फिडेंस। अगर आपको क्लियर है कि ये फॉर्मूला से ही आंसर आएगा बच्चों एग्जामिनेशन हॉल में, तभी आप फॉर्मूला अप्लाई कर पाते हो। ठीक है, याद रखो इस बात को। कैलकुलेशंस एग्जामिनेशन हॉल में सिर्फ और सिर्फ आप तभी कर पाओगे जब आपको 100% क्लियर रहेगा कि इसी फॉर्मूले से आंसर आएगा। जरा भी मन का डाउट आपको कैलकुलेशन करने नहीं देगा। ठीक है, खैर आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 3 सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड 3 सेंटीमीटर। Thereafter, when the particle is at 2 centimeter, यानी x का वैल्यू 2 सेंटीमीटर from mean position, the magnitude of its velocity is equal to that of its acceleration. Velocity इस वक्त क्या होगी? याद करो, velocity कैसे डिपेंड करती है? velocity का डिपेंडेंस क्या है पोजीशन पर? इसके लिए एक अलग से फॉर्मूला है। फॉर्मूला है इस तरह का, v इक्वल्स टू ओमेगा टाइम्स a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये तो मैं आपको बता रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं, यहां पर आपको लिखने का जरूरत नहीं है इसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय एग्जाम्स में। आप क्या करोगे,
जैसा सवाल में कहा गया, v का वैल्यू और एक्सेलरेशन का वैल्यू भी साथ में, माइनस की जरूरत नहीं है, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। अब सवाल के मुताबिक ये दोनों न्यूमेरिकली आपस में इक्वल हैं, डायमेंशनली इक्वल हो नहीं सकते, इनका यूनिट डिफरेंट है, लेकिन इनका न्यूमेरिकल वैल्यू आपस में इक्वल है। तो इसका सीधा मतलब ये, आपस में इनको इक्वेट ही तो करना है बस। a का वैल्यू ये देखो, x का वैल्यू ये देखो, चीजों को सब्स्टिट्यूट करते ही हमारे पास आंसर आएगा। देखिए कैसे, ओमेगा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ किसका स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर टाइम्स x का वैल्यू 2। तो ये बना हमारे पास 9 माइनस 4 रूट 5। ओमेगा एक कैंसिल हो गया और ओमेगा का वैल्यू तुरंत आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2। अब ओमेगा का वैल्यू आते ही टाइम पीरियड बताना बहुत आसान है। टाइम पीरियड इज 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा विच सिंपली इज इक्वल टू 4 पाई डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5। आई होप समझे होंगे आप मेरी बात को। 4 पाई डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 ही हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन में लिखा हुआ कि एक पेंडुलम है जो कि नॉर्मली जैसे ऑसिलेशन करता है उस तरह का ऑसिलेशन कर रहा, और सवाल के मुताबिक एक्सेलरेशन ऑफ द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज दिस व्हेन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन इज दिस। x का वैल्यू दिया हुआ है 5 मीटर और साथ में एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैग्नीट्यूड की बात की जा रही है। हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन की जानकारी से यह पता है कि एक्सेलरेशन बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स के, अगर हम लोग साइन को नहीं देख रहे हैं तो 20 मस्ट बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर टाइम्स 5। यूनिट्स प्रॉपर होने के साथ ओमेगा का वैल्यू आया हमारे पास 2 के बराबर। ओमेगा स्क्वायर 4 बना, ओमेगा का वैल्यू 2 बना, जिसके वजह से टाइम पीरियड जो कि होता है 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा मस्ट बी इक्वल टू, ओमेगा को यहां सब्स्टिट्यूट करते ही पाई, और सब कुछ चूंकि ऐसा यूनिट्स में कर रहे हैं हम लोग, आंसर बना सेकेंड्स में। पाई सेकेंड्स हमारे लिए सही आंसर। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। तो आई होप इस वीडियो से आप पूरा फायदा उठा सके और क्वेश्चंस को किस अप्रोच के साथ हैंडल करना है एग्जामिनेशन हॉल में आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिला इस बात का। ऑलराइट, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ इसी विद्या आराधना एकेडमी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में।